दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब मेहंदी वाली बहू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। संजना की चाची, जो कि दिल्ली में रहती थी, वो उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हुई थी। देखो भैया, मेरी इतनी जान पहचान तो नहीं है लड़के वालों से, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आस पड़ोस में कहीं भी पूछोगे तो लोग अच्छा घर ही बताएंगे। ठीक है रीमा, अगर तुम कहती हो तो लड़के वालों को एक बार बुला लेते हैं और संजना भी लड़के को देख लेगी। संजना की बुआ लड़के वालों से अपने तरीके से बात कर लेती है और कुछ ही दिनों बाद संजना की शादी पुनीत नाम के लड़के से हो जाती है। पता नहीं इस काम वाली को छुट्टी लेकर के गांव अभी ही जाना था। उसे पता था कि शादी वाला घर है, नई नवेली दुल्हन आएगी तो घर में 100 काम होंगे। फिर भी बिना बताए गांव निकल गई। अब मैं दूसरी काम वाली इतनी जल्दी कहाँ से ढूंढूंगी? कांता, एक प्याली चाय दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह से एक प्याली चाय भी नहीं मिली है। तुम्हें तो जब देखो चाय पीने की पड़ी रहती है। पता भी है, एक बर्तन भी धुला हुआ नहीं है जिसमें तुम्हारे लिए चाय बना दूं। ढेरों बर्तन पड़े हुए हैं झूठे। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अब तुम मुझे ये मत कहना कि मैं छुट्टी कर लूँ और तुम्हारे साथ घर का काम करवाऊँ। मेरा आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट होना है, इसलिए मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। ये लो, अब इसे भी अभी कॉलेज जाना था। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। संजना की सास कांता अभी काम वाली को लेकर परेशान ही हो रही थी कि तभी संजना कांता की सारी बातें सुन लेती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। अरे संजना बहू, तुम ये रसोई में क्या कर रही हो? हटो हटो हटो, ये झूठे बर्तन तुमसे थोड़ी ना धुलवाऊंगी। अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी है। माँ जी, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में सारा काम निपटा दूंगी। आप अकेले इतना काम नहीं कर पाओगी। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई और काम कर लेती हूँ। माँ, पड़ोस में किसी से पता करो, शायद कोई और काम वाली मिल जाए। मैंने पहले ही पूछा था, पर अभी किसी भी काम वाले के पास समय नहीं है। पुनीत काम पर चला जाता है, संजना सारे घर का काम करती है। अब तो रोजाना ही ऐसा ही होने लगा। काम वाली तो थी नहीं। संजना की नंद अंजलि सुबह होते ही कॉलेज निकल जाती और सास पैरों में दर्द के बहाने बिस्तर पर आराम करती। संजना तो मानो घर के काम में ही उलझ सी गई थी। एक शाम, माँ, तुम बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर लाई हो। बेचारी गरीब घर की है, इसीलिए चुपचाप संस्कारी बहू की तरह घर का सारा काम कर लेती है। अगर कोई पैसे वाले घर की लड़की बहू बना कर ले आती तो वो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाती और तुम और मैं बस दिन भर बर्तन ही घसते रह जाते। तभी तो मैंने इसकी बुआ को शादी के लिए हाँ कह दिया था। मुझे पता है, ये गरीब घर की लड़कियाँ बड़ी सीधी सादी बहुएं साबित होती हैं। अब काम वाली गांव भाग गई। सोच, ये न होती तो कौन काम करता। कांता, तुम दोनों माँ बेटी को तो संजना बहू का शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने आते ही पूरा घर संभाल लिया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संजना सभी घर वालों की देखभाल का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, क्या हुआ पुनीत बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? और आज तुम ऑफिस भी नहीं गए? पापा, मेरी नौकरी छूट गई है। कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे बहुत से वर्कर्स को निकाल दिया। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। गाड़ी की किस्त भरनी है, घर का लोन भी पूरा नहीं हुआ है, घर का खर्चा, अब सब कुछ कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुनीत बेटा, चिंता मत कर, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा।
ज्यादा होगा तो कुछ दिनों के लिए मैं कोई काम कर लूँगा। पापा, मेरे होते हुए आप काम नहीं करोगे, मैं कुछ सोचता हूँ। पुनीत दूसरी नौकरी को लेकर परेशान था। उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी भी शुरू हो गई। पुनीत ने अपनी गाड़ी बेच दी। घर के लोन को लेकर वो परेशान था। 15,000 रुपए की किस्त उसे भरनी थी। तभी, भैया, मेरी कॉलेज की फीस इस बार बहुत लेट हो गई है। मेरा आखिरी साल है। अगले महीने की 5 तारीख तक 12,000 रुपए फीस के भरने हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। तभी संजना अपने मन में ये सोचती है कि ऐसे खाली हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकती। घर में सभी बहुत परेशान हैं। मुझे कुछ करना होगा। पता नहीं मेरी सहेली रूपा ने बात कर ली कि नहीं। मेरे काम के लिए पूछती हूँ। हेलो रूपा, मैं संजना बोल रही हूँ। तूने बात की? फिर पार्लर में जगह खाली है क्या? हाँ, मैंने बात कर ली है। 12,000 रुपए महीना देंगी बबीता मैम। तू हाँ बोलती है तो मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तू हाँ बोल दे। कम से कम कुछ तो पैसे आ जाएंगे। संजना पुनीत से पार्लर में मेहंदी लगाने की नौकरी की बात करती है। पहले तो वो मना करता है, पर संजना उसे समझाती है। पुनीत, मैं जानती हूँ कि आप परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। मैंने आपसे शादी के बाद हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, और आप परेशान मत हो। मैं घर और बाहर का काम एक साथ संभाल लूंगी। ठीक है संजना, तुम कल से पार्लर में नौकरी के लिए जा सकती हो। अगले दिन से संजना सारे घर के काम करने के साथ साथ पार्लर भी जाती और वहाँ पर पूरा दिन मेहंदी लगाने का काम करती और शाम के वक्त घर आती। संजना बहुत मेहनत कर रही थी ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सके। संजना बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। ये बात उसकी सास को तब पता चली जब उसने पार्लर में काम करना शुरू किया। संजना को पार्लर में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था। पार्लर की मालकिन बबीता भी संजना की मेहंदी लगाने के काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। संजना, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। पिछले 1 महीने में बहुत से कस्टमर तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स की शादी या सगाई के फंक्शन के लिए तुम्हें ही मेहंदी के लिए बुक करना चाहते हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए। बाकी ये तुमने ओवर टाइम भी शादी के सीजन में बहुत किया है, उसके 6,000 रुपए अलग से दे रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरे काम की इतनी तारीफ की। मैं तो बस भगवान की कृपा से मेहनत से करती हूँ। संजना घर आ जाती है और 12,000 रुपए अंजलि के हाथ में रखती है। अंजलि, ये तुम्हारे कॉलेज की फीस के पैसे। तुम कल ही अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। भाभी, ये तो आपकी मेहनत की कमाई है। आप ये सारे पैसे मुझे दे रही हैं? नहीं भाभी। अंजलि, तुम मुझे अपनी भाभी कहती हो ना, और भाभी तो माँ सम्मान होती है। तो क्या तुम अपनी भाभी माँ के पैसे नहीं लोगी? तुम अपने भैया से भी तो पैसे लेती हो ना। तो मुझ में और तुम्हारे भैया में क्या फर्क है? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, इसलिए ये पैसे रख लो। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने ना जाने आपके बारे में क्या क्या गलत सोचा। पुनीत को भी दूसरी नौकरी मिल जाती है। अब संजना और पुनीत दोनों मिलकर काम करते थे। कांता और अंजलि भी अब संजना के घर के काम में बहुत मदद करती थी। परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आई थी और सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे थे। मीना, ओ मीना, चल तो जल्दी से आटा गूंथ दे, मैं फटाफट रोटियां सेक दूंगी। नहीं माँ, मैं नहीं गूंथ पाऊंगी, मैंने मेहंदी लगा ली है हाथों पर। क्या सुबह सुबह तू फिर मेहंदी लगाकर बैठ गई? बड़ी मक्कार है सच में।
काम में मदद न करनी पड़े, इसीलिए जब देखो मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। चल जल्दी से हाथ धोकर आ मेरे पास, मुझे काम पर जाने के लिए देर हो रही है। माँ बस आज कर लो ना, देखो ना मैंने कितनी मेहनत से कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मीना के हाथों पर पड़ती है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो मीना से कहती है, अरे वाह मीना, तूने तो बड़ी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ माँ, वो शांति दीदी ने मुझे एक किताब दी थी कल, उसमें बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बने हैं, बस उसी में से देखकर लगाई है मैंने। सुंदर है ना? हाँ हाँ बहुत सुंदर है। अरे लेकिन मुझे तो ओफो, फिर लगा लिया ना तूने बातों में, पहले से ही देर हो रही है, ऊपर से तू भी मेहंदी लगाकर महारानी जैसे बैठ गई है। माँ तुम इतना परेशान क्यों होती हो? 1-2 घंटे में जब मेरी मेहंदी सूख जाएगी तो मैं घर के सारे काम कर दूंगी। मीना की बात मानकर कावेरी काम पर चली जाती है। वो एक बड़ी सोसाइटी के घरों में काम करती थी और इसी काम से कावेरी और मीना का गुजारा चलता था। कावेरी के पति की कई साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से कावेरी पर ही सारी जिम्मेदारी थी। मीना भी घर के कामों में उसका पूरा हाथ बटाती थी। मीना को मेहंदी लगाना बहुत पसंद था। उसने अपने घर के पीछे मेहंदी के कई सारे पौधे लगा रखे थे, जिनका वो बहुत ख्याल रखती थी। वो अपने हाथों से मेहंदी के पत्तों को पीसकर अपने हाथों में लगाने के लिए तैयार करती थी। फिर एक दिन, मीना हमें इस जगह पर थोड़ी मोड़ी खेती कर लेनी चाहिए, ये मेहंदी के पौधे से कुछ कमाई थोड़ी ही हो रही है, खेती कर लेंगे तो कुछ पैसे ही बन जाएंगे। नहीं माँ, मेरे मेहंदी के पौधों को हाथ भी मत लगाना, बाजार से मेहंदी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं हमारे पास, अब इन्हें तो रहने दो। ये कहते हुए मीना की आंखों में आंसू थे। कावेरी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मीना मैं जानती हूँ तुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बेटा अपनी हालत तो तुझे पता ही है ना, मैं कितनी मुश्किल से। माँ मैं सब जानती हूँ, जाओ कर लो जो करना है। इतना कहकर मीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। कावेरी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो मीना के मेहंदी के पौधों को कुछ नहीं करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा काम करने की वजह से कावेरी की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगी। तो मीना ने उससे कहा, माँ तुम रहने दो, तुम्हें बुखार है, रात भर सोई नहीं हो, मैं चली जाती हूँ काम पर। नहीं मीना, तू कैसे? ना नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जाती हूँ। कावेरी जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। मीना उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटा देती है और उससे कहती है, बस माँ अब तुम आराम करोगी और काम पर अब से मैं जाऊंगी। कावेरी घर पर रहकर आराम तो कर रही थी, लेकिन वास्तव में उसे अच्छे इलाज की भी जरूरत थी, जिसके लिए पैसे तो थे नहीं। दूसरी तरफ अब हर रोज मीना काम पर जाती और लौटकर घर के भी सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। इन सब में उसे मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता था। मीना कितने दिन हो गए तूने मेहंदी नहीं लगाई? हाँ माँ, बस मन नहीं कर रहा। अच्छा,
मेहंदी लगाने का तेरा मन नहीं। मैं सब जानती हूँ। मैंने बिस्तर पकड़ लिया है और मेरी फूल सी बच्ची पर सारे काम पड़ गए। अब बस बहुत हो गए आराम। मीना, जा, तू जाकर मेहंदी लगा ले। आज मैं जाऊंगी काम पर। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं कर लूंगी सब। और मैं सच बोल रही हूँ। मैं बड़ी हो गई हूँ। ये मेहंदी का मुझे शौक नहीं। इतना कहकर मीना काम पर जाने के लिए घर से निकल जाती है। कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना सोसाइटी के कई घरों में काम करती थी। उन्हीं में से एक घर आरती का भी था। उसके घर पर तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। तीज की तैयारियों में मीना भी मदद कर रही थी। इसी बीच, अरे ऐसे कैसे? मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है। मेरी सारी फ्रेंड भी आने वाली हैं। मैं उन्हें क्या कहूँगी? फोन पर काफी देर बहस करने के बाद आरती फोन रख देती है। उन्हें उदास देखकर मीना उनसे पूछती है, क्या हुआ मैडम जी? आप कुछ परेशान लग रही हो? हाँ मीना, बड़ी मुसीबत हो गई। कल तीज का फंक्शन है। मैंने सबको मेहंदी लगवाने के लिए यही बुला लिया है और आखिरी मौके पर ये पार्लर वाली धोखा दे गई। कह रही है कल नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कौन तैयार होगा सबको मेहंदी लगाने के लिए? मैडम जी, वैसे मैं भी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। अरे हाँ, कावेरी ने मुझे बताया तो था एक बार कि तुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तू देख ले बेटा, बहुत सारे हाथ लगाने होंगे और मेहंदी बढ़िया लगनी चाहिए सबको। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम जी, मैं सब अच्छे से करूँगी। बहुत दिनों बाद मीना के चेहरे पर खुशी थी। उसने घर पहुँचते ही मेहंदी के खूब सारे पत्ते तोड़कर पत्थर पर पीसना शुरू कर दिया। ये देखकर कावेरी ने मीना से कहा, अरे मीना, शाम हो गई है, अब मेहंदी मत लगा। मौसम भी ठंडा है बेटा। ये मैं अपने लिए नहीं पीस रही हूँ माँ। वो 5वें फ्लोर वाली मैडम जी है ना, कल उनके यहाँ लगाना है। अच्छा बेटा, पर ध्यान से बेटा, वो बड़े लोग हैं, कोई गलती ना हो जाए। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेहंदी लगाने में मुझसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मीना खूब सारी मेहंदी तैयार करके अगले दिन आरती के घर पहुंच जाती है। वो अपनी मेहंदी को कोन में भरने लगती है कि तभी आरती की एक फ्रेंड आरती से, आरती ये किसे बुला लिया तुमने? मैंने जिस पार्लर का नंबर दिया था, तुमने उससे बात नहीं हुई क्या? हुई तो थी, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये मीना है, मेरी हाउसमेट है ना कावेरी, ये उसी की बेटी है। बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ये। ओफो आरती, तुम भी ना, पार्लर की बात अलग होती है। उन लोग का मटेरियल ब्रांडेड होता है, मेहंदी के रचने की गारंटी मिलती है वहाँ से। और इसकी मेहंदी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस पर तो कोई लेबल तक नहीं है। अगर कुछ गलत रिएक्शन हो गया हाथों पर तो? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम जी, ये मेहंदी मैंने खुद पीस कर तैयार की है। मेरे पास बहुत सारे मेहंदी के पौधे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके हाथों को नुकसान दे। ना भाई ना, सॉरी आरती, बट मैं अपने हाथों को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम सब लगवाओ, मैं तो पार्लर जाकर ही लगवाऊंगी। इतना कहकर आरती की दोस्त शालिनी वहाँ से चली जाती है। आरती मीना को इशारा देकर काम शुरू करने को कहती है।
वाह, मानना पड़ेगा, इस बच्ची ने कमाल की मेहंदी लगाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इस मेहंदी का वैसा रंग आएगा जैसा पार्लर वाली मेहंदी का आता है। अब बस भी करो शालिनी, मेहंदी कैसी रचेगी ये कल तक पता चल ही जाएगा ना। बच्ची है, उसे इस तरह डराओ तो मत। अरे मुझे क्या, मेरे हाथ कौन सा खराब होने वाले हैं। तुम ही लोग लगाओ और तुम ही भुगतो। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसे पूरा यकीन था कि मीना की मेहंदी रचेगी नहीं, साथ ही हाथों पर उसका गलत रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग। अगले दिन मीना के घर पर, अरे मैडम जी आप यहाँ? आपने तो आज काम पर आने के लिए मना किया था ना, मैं इसीलिए नहीं आई। हाँ, कल तुम कितना थक गई थी, इसीलिए मैंने आने को मना किया। मैं यहाँ तुम्हें काम पर बुलाने नहीं, बल्कि किसी और काम से आई हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? अरे माफ कीजिए मैडम जी, आइए अंदर आइए। आरती को देखकर कावेरी भी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। आरती के साथ उसकी दोस्त शालिनी भी थी। मीना उन दोनों को पानी देते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम जी, मेहंदी तो ठीक से रची ना मैडम जी? ये तुम्हें मैं नहीं बल्कि शालिनी बताएगी। फिर शालिनी अपने हाथ मीना की तरफ बढ़ा देती है। उसके हाथों पर कई जगह छाले पड़े हुए थे। ये देखकर मीना उससे कहती है, अरे ये क्या हुआ मैडम जी? मैंने तुमसे मेहंदी नहीं लगवाई, उल्टा तुम्हारा अपमान करती रही, उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने सबसे महंगे वाले पार्लर में जाकर मेहंदी लगवाई। मैंने उनसे जोर देकर कहा कि मेहंदी का रंग बहुत बढ़िया आना चाहिए। इस चक्कर में उन्होंने पता नहीं क्या क्या मिला दिया मेहंदी में और मेरे हाथों का ये हाल हो गया। और दूसरी तरफ तुम्हारी मेहंदी जिसने भी लगवाई उसके हाथों की रंगत ही अलग है। देखो आरती के हाथ देखो जरा। आरती ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, जिन पर मीना के हाथों से लगी मेहंदी का बहुत ही अच्छा रंग चढ़ा था। फिर आरती कावेरी के पास जाकर उससे बोली, बस कावेरी, ये झाड़ू पोछा और बर्तन बहुत करवा लिए तुमने मीना से। ये अब वो काम करेगी जो इसे करना चाहिए। जी क्या मतलब मैडम जी? ये अब मेहंदी लगाएगी सबके हाथों पर। हमारी एक दोस्त का अपना ब्यूटी पार्लर है, उसे मीना का काम और उसकी मेहंदी की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। वो मीना को अपने यहाँ काम देना चाहती है। अच्छे पैसे भी देगी वो मीना को। और तो और वहाँ रहकर मीना पार्लर के दूसरे काम भी सीख पाएगी। आरती की बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हाथ जोड़कर आरती का शुक्रिया अदा करती है। मीना भी बहुत खुश थी। अब ना सिर्फ वो अपना मेहंदी लगाने का शौक पूरा कर सकती थी, बल्कि अच्छे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज भी करवा सकती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।